नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के नए बॉस बने हैं नितिन नबीन। एक युवा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के बीजेपी ने एक बड़ा संदेश दिया है। खासकर जब युवा भारत की होती है तो जिम्मेदारी बड़ी है। क्या युवाओं को पार्टी की ओर वो खींच पाएंगे? हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, अभिनंदन आपका न्यूज नेशन के मंच पे आने के लिए। मोहन जी, आपके जो नए बॉस बने हैं, मैं चाहता हूं उनके बारे में आपको क्या लग रहा है? जो आपके नए बॉस बने हैं, क्या वाकई वो युवाओं को पार्टी की ओर ला पाएंगे? क्यों नहीं, दुनिया का सबसे युवा देश भारत है और ऐसे में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा बनते हैं तो ये यशस्वी प्रधानमंत्री का पॉजिटिव सोच भी है और युवाओं के लिए आदर्श भी है। और सबसे अच्छी बात है कि वो युवा जिनको 5 बार के चुनाव लड़ने का अनुभव भी है, जो शासन में मंत्री भी रहे हैं, ऐसे में उनका इस तरह से दायित्व का निर्वहन करना ये लोकतंत्र के भी हित में, भाजपा के लिए भी है और युवाओं के लिए भी है। आपको लगता है कि एक मैसेज भी दिया गया है कि कोई भी कार्यकर्ता जो है इस पद तक पहुंच सकता है, कोई सामान्य कार्यकर्ता को भी ये जिम्मेदारी भविष्य में मिल सकती है ना? हम जैसे लोगों के लिए भी यही मौका था जब हम लोग सीएम बने थे। ये केवल भाजपा ही कर सकती है, अन्य पार्टियों को हमारा ये आदर्श उदाहरण रहेगा। सर, हर बार सरप्राइज मिलता है लोगों को और कोई गैस नहीं कर पाता कि कौन क्या बनने जा रहा है। इस लेवल की सीक्रेसी कैसे मेंटेन हो जाती है? देखिए, जब मन की पवित्रता हो तो सब कुछ संभव हो जाता है। अभी आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जा रहे हैं सर। क्या आपकी उम्मीदें हैं वहां पर? मैं देख रहा था कौन कौन से सेक्टर आपको लगता है कि मध्य प्रदेश के बहुत ल्यूक्रेटिव हैं, अट्रैक्टिव हैं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से? देखिए, हमारे तो सभी सेक्टर में बड़ी संभावना है। हमने अपनी 24 पॉलिसियों को विभागों की सरलीकृत व्यापार व्यवसाय के लिए उपलब्ध कराया है। अनावश्यक कानूनों को हटाया। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमारे राज्य ने सभी क्षेत्रों में प्रगति की है और इसी कारण से माइनिंग का सेक्टर हो, एनर्जी का सेक्टर हो, ग्रीन एनर्जी का सेक्टर हो या हमारे हेल्थ से लगा कर के फूड का सेक्टर, हर क्षेत्र में बड़ी संभावना है। ऐसे में हमारे अपने प्रत्येक क्षेत्र में एमएसएमई, हेवी इंडस्ट्री और लघु कुटीर उद्योग, हर रोजगार परक इकाइयाँ, सभी क्षेत्रों में बड़ी संभावना है। और जैसा कि हमने केवल दावोस नहीं, लगातार हमारी सरकार के गठन के बाद रोजगार परक इस प्रकार के उद्देश्य को लेकर के हमने देश में, विदेश में और अपने राज्य में लगातार ये अभियान चलाया और इसी कारण से लगभग 9 लाख करोड़ का निवेश हमारी धरातल पे उतरा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सर, ज़्यादातर मामलों में आपने 9 लाख करोड़ का कहा, ज़्यादातर मामलों में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत हो जाते हैं और लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं। किस तरह से आप देखते हैं कि क्या आपने कहा 9 लाख करोड़ रुपए? जानकारी के लिए बता दूं, वो जो एमओयू हुए हैं वो तो 30 लाख करोड़। हमने ये कहा कि हमारे पास तो एमओयू तो जीआईएस में 30 लाख करोड़ के थे, लेकिन 30% हमारा मैदान में उतरा है। ये हमने जिसका भूमि पूजन लोकार्पण कर दिया है। सर, अभी मैं देख रहा था कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, दावोस में उनके साथ काफ़ी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट कुछ साइन हुए हैं, एमओयू साइन हुए हैं। आपको लग रहा है एक कंपटीशन भी है राज्यों के बीच में इन्वेस्टमेंट को लेके कि कौन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेके आता है, कौन ज़्यादा सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर जो अपने राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाता है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री ने एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माहौल हमारे राज्यों के बीच बनाया है जो सौहार्दपूर्ण है। ये प्रतिस्पर्धा उस तरह की नहीं जो किसी और रूप में दिखाई देती है। जैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अभी हमने नदी जोड़ो अभियान में राजस्थान के साथ पर्वतीय काली सिंध चंबल योजना पे काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से 90% की ग्रांट हमको स्टेट गवर्नमेंट से मिल रही है। इसी प्रकार से हमारा केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ा है। अभी हम उनके साथ रिन्यूएबल एनर्जी में उत्तर प्रदेश के साथ अब हमारा लगभग 2000 मेगावाट का सोलर परियोजना पे काम हो रहा है। तो हम अपने राज्यों के संसाधनों को आपस में एक दूसरे के कैसे जनता के, समाज के, सरकार के दृष्टि से हितकारी तरीके से लगाएं और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में हमारे अपने राज्य को आगे बढ़ने के मौके दें। यही सही समय है और यही समय जो माननीय मोदी जी कहते हैं, हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं।
आपने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है, आपके पास बड़ी संभावना है प्रोसेसिंग के लेके, इस सेक्टर पे आपका क्या फोकस है? देखिए, हमने इसीलिए कहा कि हमारे पूरे एमपी के प्लान को लैंड बैंक और हमारी एग्रीकल्चर पूरे सेक्टर पे फोकस करके, जहां हमारी हार्टिकल्चर की इकाइयाँ वहाँ उनकी प्रोसेसिंग इकाई लगा रहे हैं, जहां एग्रीकल्चर की बाकी चीज़ें उस पर हम गौर कर रहे हैं, और 16 अलग अलग विभागों को समेकित रूप से जोड़ करके उसमें दूध उत्पादन, मछली उत्पादन, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव, हमारी सभी फूड प्रोसेसिंग, एमएसएमई, हेवी इंडस्ट्री और इससे जुड़े हुए बाकी एनर्जी से लगाकर सभी क्षेत्रों में समान रूप से हमने प्लान किया है। और इस पर हम काफ़ी तेज़ी से, यहाँ तक कि नर्सरी भी हमारे राज्य में ही, बड़े पौधे भी हमारे यहाँ तैयार होना चाहिए। अभी आमतौर पर साउथ के राज्यों से मंगवाते हैं, तो वो भी हमारे यहाँ कैसे खड़ी हो, हम उस पर काम कर रहे हैं। सर, डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स प्राइम मिनिस्टर का एक बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट रहा है कि हम किसानों की आय कैसे दोगुनी करें। आप मुझे मध्य प्रदेश की स्थिति बता सकते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं किसानों की आय बढ़े? देखिए, हमने कहा कि हमारे साथ किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक तो काम कर रहे हैं, हमारा इरिगेटेड एरिया बढ़ना चाहिए। सर, मैं इस बात के लिए प्रसन्नता कह सकता हूँ कि 3 नदी जोड़ो अभियान विश्व के हमारे यहाँ राज्य में पहली बार लागू हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, जिसके परिणाम स्वरूप 42 लाख हेक्टर से रकबा बढ़ करके हमारा आज की स्थिति में 55 लाख हेक्टर हुआ है, और इसको हम 100 लाख हेक्टर तक ले जाएंगे। साथ ही साथ हमने अपने एक बगिया माँ के नाम पर हार्टिकल्चर की स्कीम लागू की है, जिसमें प्रति एकड़ 2 लाख रुपया तक हम उसमें अनुदान दे रहे हैं। इसी के साथ साथ हमने दूध उत्पादन को 9% जो देश के अंदर मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन होता है, इसको 20% तक ले जाना, और दूध के उत्पादन की सभी प्रकार की योजनाओं पे बड़े पैमाने पे सरकार फंडिंग कर रही है, ताकि हमारे किसानों की आय दूध से भी बढ़े, फलोत्पादन से भी बढ़े और एग्रीकल्चर से भी बढ़े, एरिकेटेड एरिया भी बढ़े। इसीलिए सोलर पावर पंप दे करके हम किसानों की आय का खर्च जो बिजली के उत्पादन में देते हैं, उसके बजाय सोलर से वो बिजली उत्पन्न करें। इसलिए 30 लाख कृषि पंप भी हम देने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इन सारी योजनाओं का लाभ किसान को मिलेगा, जिससे उसकी आय बढ़ेगी और खर्चे कम होंगे। 2 सवाल है। अभी आपने एक दिव्यांग को क्रिकेट मैच का टिकट दिलवाया था सर, उसने ट्विटर में शायद आपसे अनुरोध किया था, थोड़ा बताइए ना क्या था वो पूरा मामला? एक दिव्यांग की इच्छा थी कि वो बहुत क्रिकेट का दीवाना है, उसके परिवार की तरफ से उन्होंने खुद ने सोशल मीडिया पे रिक्वेस्ट आई थी कि मैं सीएम से चाहता हूं कि मुझे देखने का मौका मिले। हमने उसको मौका दिया है। भाई भले ही दिव्यांग है, लेकिन मन की भावना तो सभी की होती है, और हम तो प्रयास करते हैं कि सभी की भावनाओं का सम्मान करें। इसलिए उसने न्यूजीलैंड और भारत के मैच को देखा भी और आनंद से। अभी विपक्ष ने कहा है कि साहब मनरेगा को हटा रहे हैं, ये बहुत बड़ा नुकसान है, रूरल इकोनॉमी को नुकसान होगा और राज्यों को ज्यादा फाइनेंशियल दबाव पड़ेगा, और कांग्रेस पूरी यात्रा निकाल रही है देश भर में इसको लेके कि हम साहब एक्सपोज करेंगे कि गरीबों के हक पे डाका डाला जा रहा है। आप किस तरह से इससे निपट रहे हैं और आपकी क्या रणनीति है? देखिए, कांग्रेस का काम है झूठ फैलाने का। मूल रूप से मनरेगा की स्कीम में पहले नरेगा थी। महात्मा गांधी जी का नाम तो उन्होंने चुनाव सामने रख के 2008 में जोड़ा था, और अब वो उस तरह से बदनाम करे तो जनता सब जानती कांग्रेस के झूठ का नीचे कोई असर नहीं है। वो कांग्रेस केवल अपना वोट बैंक की राजनीति कर रही है। राम जी से क्यों घृणा ना होना चाहिए उनको? तो ये केवल बोलने वाली बात है। मुझे लगता है कांग्रेस को इसकी कोई सफलता भी नहीं मिलेगी, और जनता कांग्रेस की असलियत को अच्छी जान रही है। इसलिए लगातार कांग्रेस एक के बाद एक सभी चुनाव हारती जा रही है। मुझे लगता है कि इतना आज के लिए पर्याप्त हो जी, जाए। बहुत धन्यवाद मोहन यादव साहब। मुझे मालूम है आपको जाना है, आपने समय दिया, बहुत धन्यवाद, और आपकी यात्रा खूब मंगलमय हो। बहुत धन्यवाद। आपको खूब सारा निवेश मिले। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे इस इंटरव्यू को देखने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।